छात्रों, आज हम नई कविता के बारे में बात करने जा रहे हैं। नई कविता क्या है, किसे कहते हैं? नई कविता प्रयोगवाद की अगली कड़ी है। इसके बीच में प्रयोगवाद निहित है। प्रयोगवाद का ही अगला स्वरूप नई कविता के नाम से जाना जाता है। नई कविता का आरंभ काल है 1951 के आसपास माना जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रयोगवाद के बारे में बताया था, जो 1943 से शुरू हुआ था और 1950 तक चला है। 1951 में नई कविता का जन्म हुआ। तो इस नई कविता को प्रयोगवाद की अगली कड़ी के रूप में जाना जाता है। यह वो वर्ष है जब कविता का बीज अंकुरित होने लगा था, लहलहाने लगा था। प्रयोगवादी कविता में पनपने वाली प्रवृत्तियाँ खुले और व्यापक रूप से दूसरे सप्तक और उसकी समकालीन रचनाओं में मिलती है। वो और अधिक खुल करके विस्तृत रूप में नई कविता में हमें देखने को मिलती है। हिंदी काव्य में जिसे नई कविता की संज्ञा दी गई है, वह वास्तव में प्रयोगवाद का ही छद्म रूप है, या यूँ कहें प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। ये दोनों आंदोलन एक साथ की विचारधारा की दो अवस्थाएं हैं। प्रयोगवाद के कर्णधार कवि ही नई कविता के उन नायक कवि रहे हैं। जो प्रयोगवादी कवि थे, वे ही नई कविता के कवि बने। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि प्रयोगवादी कवियों ने, जैसा कि तार सप्तक में अज्ञेय ने कहा था कि हम राहों के अन्वेषी हैं और हम नवीन खोज करने वाले हैं, तो हमारी कविताओं में आपको नयापन देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये भी कही थी कि हम किसी प्रकार के वाद में नहीं बंधना चाहते। तो धीरे धीरे जब तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक निकला, तो ऐसा लगने लगा और लोगों ने उसको प्रयोगवाद नाम दे दिया। तो प्रयोगवाद, जब वाद लग गया है इसमें, तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि हमें भी एक सीमाओं में बांधा जा रहा है, जबकि ये तो स्वच्छंद प्रवृत्ति के कवि रहे हैं। स्वच्छंदता इनकी प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो इन्होंने उस वाद से अपने आप को मुक्त करने के लिए इन्होंने कहा कि हम सब नए कवि हैं, हम किसी भी तरह के वाद में नहीं बनना चाहते, हमें नए कवि के रूप में ही जाना जाए। तो इसी कारण इन लेखकों को नए कवि के नाम से जाना गया और बाद इनके द्वारा लिखी गई कविताओं को, जो बाद में नई कविता के पहले जो तार सप्तक के नाम से कविताएं छपी थी, संपादकीय रूप से अज्ञेय ने ही उन्हें छापा था। बाद में नई कविता के नाम से एक पत्रिका अस्तित्व में आई, जिसमें सबसे पहले इन कवियों की कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया और तब से ही नई कविता का उद्गम माना जाता है। अतः प्रयोगवाद को नई कविता की आरंभिक अवस्था कहा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वस्तुतः नई कविता की ऐतिहासिक भूमि वो प्रयोगवाद ही है। प्रयोगवाद के परिवार के जो सदस्य हैं, वे ही नई कविता के सदस्य रहे हैं। नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, वे इसमें हमें साधारण और मध्यवर्गीय लोगों के व्यक्तिगत जीवन की झांकियां देखने को मिलेंगी। वो अपनी बाह्य परिस्थितियों को और अपनी मनस्थिति से जो परिचित हैं और बाह्य पतन, आत्मचिंतन के द्वंद्व, तनाव, दमित काम, वासनाएं, ये सब चीज़ें आपको इन कविताओं में देखने को मिलेगी। आम जनजीवन का जो तनाव है, उसको
लेखकों ने आत्मावलोचन के माध्यम से इन कविताओं में प्रकट किया है। तो कभी ये प्रकृति के विषाद में स्वरूप का वर्णन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इन कविताओं में जो प्रमुख रूप से जो चीज़ें मुख्य हैं वो देखने को मिलती हैं, वो हैं, पहली है उनमें मूल्यहीनता। वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा संकट है मूल्यहीनता की स्थिति। बुद्धिवाद का जैसे जैसे विकास होता गया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ईश्वरीय आस्थाओं को डिगा दिया, समाप्त कर दिया, लोगों का मन ईश्वरीय आस्थाओं से हटने लगा, फिर मूल्य किस आधार पर जीवित रहते? स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन था, वो व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र जो रहे हैं, उन सब में, सभी में, पारिवारिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, राजनीतिक जीवन में भी, व्यावसायिक जीवन में भी और प्रशासनिक क्षेत्र में भी बड़ी विकृतियाँ पैदा हो गई। इन विकृतियों को ही मूल्यहीनता कहा गया है। इन विकृतियों के कारण जो मूल्यहीनता पैदा हुई, वो मूल्यहीनता ने सामाजिक लोगों का, समाज के लोगों का, आम आदमी का यूँ कहें कि गला घोंट दिया, उन्हें बहुत परेशान किया। हम ले चलेंगे चिल्लाते मिलते हैं। बस अड्डे पर कुली और मंच पर नेता, देखते देखते सिर से बक्स गायब हो जाता है और मंच से जवाब। इस तरह भ्रष्टाचार, चोरी, लूटजनी और सुनवाई न होना, आम नेता जो जननेता जिन्हें कहते हैं, राजनेता जिन्हें कहते हैं, वे राजनेता आम आदमी की समस्याओं को सुनने के स्थान पर मंच पर सुनते हैं, लेकिन गाते हैं, चिल्लाते हैं, उन व्यवस्थाओं में बदलाव लाने का प्रयास करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में बदलाव आता नहीं है। तो इस प्रकार के जनजीवन से संबंधित कविताओं को स्थान दिया गया है नई कविताओं में। तो मूल्यहीनता का दौर जो है वो देखने को मिल रहा था। इस कारण इन कविताओं में मूल्यहीनता की स्थिति भी देखने को मिलती है, या मूल्यहीनता के बारे में लेखकों ने लेखनी चलाई थी। दूसरी है आस्था और अनास्था। इस कविता के दौर में आस्था का सवाल बहुत ही चर्चा में रहा है। ये कवि वादों, विचारधाराओं, रूढ़ियों, सामूहिक निर्णयों आदि में झूठी आस्था का विरोध करते रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने काव्य नाटक अंधायुग में विशेष रूप से इस आस्था विहीन समय का चित्रण किया है। जो आस्थाएं, आम आदमी की जो आस्थाएं हैं, वे किस तरह से धराशायी हो रही हैं, किस तरह से विलोपित होती जा रही हैं, उसका अंधायुग में बहुत ही सजीव चित्रण देखने को मिलता है। औद्योगिक विकास या औद्योगिक सभ्यता, तो मशीकरण, जैसे जैसे आम जनजीवन में मशीनीकरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, चाहे किसानी क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, सभी जगह विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने मिल रहे हैं और मशीन हावी है। आम जनजीवन के रहन सहन में, जीवन यापन में अत्यधिक भौतिकतावाद देखने को मिलता है। तो जो औद्योगिक सभ्यता है, जिसने बहुत ज़्यादा पैर पसार लिया है और उसमें मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसका अकेलापन, आदमी को अत्यधिक भौतिकतावाद ने स्वार्थी बना दिया है। तो व्यक्ति का अकेलापन, उसका तनाव, उसका स्वार्थी स्वरूप, ये सभी चीज़ें मनुष्य को भावनात्मक स्तर पर अकेला बना देती है। इस मनुष्य का चित्रण इस काल की कविताओं में देखने को मिलता है। तो इस काल की कविताओं में प्रकृति प्रेम, प्रतीकों की नवीनता जो प्रयोगवाद में थी, वही आगे बढ़कर विकसित रूप में हमें देखने को मिलेंगी। बिंब विधान, मुक्त छंद, ये सब नई कविता की
महत्वपूर्ण उल्लेखनीय विशेषताएं रही हैं। तो प्रमुख रूप से जो विशेषताएं हैं या यूँ कहें नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, वे विद्रोही भावना, जो चल रहा है उसके प्रति विद्रोह, आम आदमी में जो विद्रोह है वो आपको देखने को मिलेगा, विद्रोही भावना की कविताएं देखने को मिलेगी, मूल्यहीनता की स्थिति से संबंधित कविताएं देखने को मिलेंगी, आदमी के मन में जो पौराणिक और पारंपरिक मूल्यों के प्रति जो आस्था है उस आस्था के विरुद्ध भाव भी आपको देखने को मिलेंगे। औद्योगिक सभ्यता ने व्यक्ति को जिस तरह से तनाव में और कुंठा में ला दिया है उसके बारे में भी इस काल की कविताओं में आपको ये विषय देखने को मिलेंगे। आज इतना ही। तो अब विस्तार से नए कवियों की कविताएं जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको उनमें देखने को मिलेंगी।